नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम लेके आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है सभी को मालूम है, जो एटमॉस्फेयर को चेंज करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर को कैसा बनाएगा? प्रदूषित करेगा, हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलेंगे उसको? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए जो एटमॉस्फेयर को चेंज करने वाली जो गैस होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिससे सबसे ज्यादा क्या होती है एटमॉस्फेयर में फैलती है, तो वो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। यहीं पे हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वर्क क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है, यह एक प्रकार का जहरीली गैस होती है, जो कि क्या करती है, सबसे पहले कोमा वाली जो कंडीशन क्रिएट होती है पेशेंट में, वो किसकी वजह से होता है? आपका CO की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है? बेहोश हो जाता है या कोमा की कंडीशन में चला जाता है। वो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO। ठीक है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनका अलग फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन होता है? आपका CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को काफी क्या करता है? गर्म करके रखता है। इन्वायरमेंट क्या रहता है? काफी हीट इन्वायरमेंट प्रेजेंट होती है, किसकी वजह से? CO2 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉज ऑफ COPD? कॉमन कॉज ऑफ COPD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। COPD क्या होती है? लंग्स में होने वाली, जो लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स सभी को मालूम है। ठीक है, जो एल्विलाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रॉपर रूप से कोई भी पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है उसकी एल्विलाई में या ब्रोंकियोल्स में। तो COPD उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनी। पल्मोनी मतलब होता है लंग्स में होने वाला डिसीज या लंग्स में होने वाला इन्फेक्शन। तो किसको क्या बोला जाता है? इसका स्पेशली जो रीजन है, क्या कारण होता है COPD होने का? तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कार्डाइटिस, सल्फिंजाइटिस या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? COPD का स्पेशल रूप से रीजन होता है होने का। समझ में आया? COPD का होने का जो रीजन होता है, कौन सा होता है रीजन? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन कैसे होगा? या तो फिर लंग्स में वाटर अगर डिपोजिट हो जाता है, या तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, या लंग्स अगर इन्फ्लामेशन हो गया, मान लीजिए कि कोई रिस्पिरेटरी अगर एलर्जी की कंडीशन हुई, ठीक है, या तो कोई अस्थमा वहां पे अस्थमा डिसीज हुई, या कोई भी रिस्पिरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तो अगर ब्रोंकाइटिस में अगर कोई ब्रोंक्यूल्स में अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होते हैं, तो इस कारण से उस डिसीज को हम बोलेंगे COPD। क्या बोलेंगे उसको? COPD। मतलब वहां पे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अवरोध हो रहा है, जिससे पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, जो एल्वेलाई क्या है वो कोलैप्स हो रही है, चिपक रही है एक दूसरे में, जिससे वो डायलेट नहीं हो पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? COPD। और इसका रीजन होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट। कार्डियक डिसीज आपको मालूम होगा, तो हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? आपका कार्डाइटिस कहलाएगा। सल्फिंजाइटिस का कहलाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस बाय विच प्रोसेस? स्पर्म एंड ओवम जो प्रोड्यूस होता है, तो इसमें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस, माइटोसिस, ब्लास्टोमिया, ट्रोफोब्लास्ट। तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो मियोसिस जो प्रोसेस होती है, सेल्स की जो मियोसिस प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा, जिसमें मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, ब्लास्टोमियर होता है और ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल और ब्लास्टोमियर तो क्या होते हैं? आपका जो HCG हार्मोन्स होता है आपका, सिंस ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होता है, HCG हार्मोन्स जो होता है, जब ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं उस टाइम पे कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? आपका HCG हार्मोन्स। उसको तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट सेल। ब्लास्टोमियर की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, उससे क्या होता है? आपका HCG हार्मोन्स रिलीज होता है, और स्पर्म एंड ओवम जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मियोसिस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंजेक्शन इज गिवन इंड्यूस? देखिए इसका मतलब होना चाहिए यहाँ पे लेबर। कौन सा इंजेक्शन लेबर को इंड्यूस करता है? ठीक है, मिथार्जिन, ऑक्सीटोसिन, मिफप्रोस्टोन, मिजेप्रोस्टोन। तो देखिए इंड्यूस करने वाला, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, और इंड्यूस यहाँ पे होना चाहिए लेबर, जो कि अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, पर यहाँ पे लेबर भी होना चाहिए। ठीक है,
लेबर। तो कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो लेबर को इंड्यूस करता है, उसको कंटिन्यू करता है? तो कंटिन्यू करने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर, सर्विक्स के कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग लेबर में सर्विक्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। वहीं पे हम बात करें ऑक्सीटोसिन जो होता है तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स भी बोला जाता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है आपका रिलीज होने वाला हार्मोन्स होता है। किससे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसमें क्या होता है आपका वैसोप्रेसिन और आपका दो हार्मोन्स होते हैं इसमें। वैसोप्रेसिन होता है जो कि आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो आपका रिलीज होता है किससे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। समझ में आया? तो इसके बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें मिथार्जिन जो दिया हुआ है, मिथार्जिन क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए स्पेशल रूप से पीपीएस में दिया जाता है। पोस्टपार्टम हेमोरेज की कंडीशन में मिथार्जिन दिया जाता है। वहीं पे मिप्रोस्टॉल और मिजोप्रोस्टॉल ड्रग्स अगर जो होती है वो किसके लिए दिया जाता है? अबॉर्शन। एमटीपी ड्रग्स होती है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या किया जाता है? ये ड्रग्स दी जाती हैं, जो कि क्या है? मिप्रोस्टॉल और मिजोप्रोस्टॉल। समझ में आया? ठीक है। तो कौन सा इंजेक्शन लेबर को इंड्यूस करने के लिए होता है? तो कौन सा होता है आपका? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन स्टिमुलेट? ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो CO2, O2, नाइट्रोजन या CO? तो कौन सी गैस होती है? देखिए सारे गैस का अपनी बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शंस होता है, जो कि अगर किसी भी गैस की अगर डिफिशियंसी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में क्या होता है? उसका अफेक्ट होता है। तो ब्रेन को स्टिमुलेट करने का काम कौन सी गैस करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, CO2 गैस जो होती है वो क्या करती है? ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। क्योंकि 100% अगर ऑक्सीजन भी अगर आपकी बॉडी में अगर दिया जाएगा तो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी। और इस तरह में क्या होंगे? जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सॉइल हो गया, धूल या मिट्टी के कण होते हैं, आपके डायरेक्ट जाके कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? आपके लंग्स में डिपॉजिट होंगे, और इससे क्या होगा? बहुत जल्दी डिसीज से आप सफर करोगे, और इस तरह में पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। क्योंकि जब पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन या पूरी एल्वेलाई जब पूरी ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, जो आप क्या करते हो? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो हर गैस का क्या होता है? एक नॉर्मल फंक्शन देखने को बॉडी के अंदर मिलता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ब्रेन को स्टिमुलेट करने का जो फंक्शन है किसका होता है? CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। अब मैच करना है, इसमें से आपको बताना है कि क्या क्या इसका ऑप्शन होगा। ग्लोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, किलोसिस, और आपका नेक्स्ट है ऑप्शन डी, हैलिटोसिस। तो क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस को हम क्या बोलेंगे? ग्लोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। तो देखिए इसमें क्या है आपका बी ऑप्शन में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। इसके बाद जिंजिवाइटिस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। क्या बोलते हैं जिंजिवाइटिस को? इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। किलोसिस क्या होता है? बैड ब्रीथ क्या होता है? हैलिटोसिस होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। बहुत दूर है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। हैलिटोसिस, हैलिटोसिस किससे होता है? बैड ब्रीथ से। और किलोसिस क्या होता है? क्रैक ऑफ द लिप्स। किलोसिस क्या होगा आपका? क्रैक ऑफ द। किलोसिस डिसीज हमेशा किसकी वजह से होता है? आपका क्रैक लिप्स। आपने देखा होगा जो विटामिन B1 हो गया आपका, ये क्या करते हैं? क्रैक लिप्स। ठीक है, क्रैक लिप्स इसकी कमी से B2 की कमी से क्या होता है? क्रैक लिप्स होता है। जो किलोसिस की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा जिसमें किलोसिस डिसीज देखने को मिलता है, इसमें जो लिप्स होंगी किनारे किनारे, जो लिप्स के किनारे आप देखना, स्किन क्रैक हो जाएगी, डैमेज हो जाती है स्किन, उसको उस डिसीज को हम बोलते हैं किलोसिस डिसीज। समझ में आया? ठीक है, तो क्रैक लिप्स बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे, ए का हो जाएगा बी का होगा ए, और सी का हो जाएगा डी, और डी का हो जाएगा सी। तो देखिए आगे ऑप्शन में दिया होगा, इसको आप मैच करिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे क्रैकिंग लिप्स, देखिए किलोसिस का दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का था बी, सेकंड वाले का था ए, और सी नंबर का था डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, given below are two statement, one is assertion and other is reason. Assertion, vitamin K is given at birth in a premature neonate. Reason are it helps is prevention of sepsis in units. Select answer। देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, एसर्शन और रीजन। मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया रहेगा और उसका रीजन बताया गया है कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया है, विटामिन के गिवन एट बर्थ इन प्री मैच्योर नियोनेट। सभी को मालूम है कि जो विटामिन के होता है, जो नियोनेट होता है, जो बच्चा 28 डेज का जो बच्चा होता है बर्थ के बाद, उसको नियोनेट बोला जाता है। ठीक है, 28 दिन का जो बच्चा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट। तो वो प्रीमैच्योर अगर है बच्चा,
तो उसमें विटामिन के क्या होता है, एट बर्थ ही दिया जाता है, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका डैमेज होता है, तो इस कंडीशन पे हमको विटामिन के देना होता है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है इसमें। देन इसके बाद जो रीजन बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इट हेल्प्स, ये तो सही बात है, ठीक है, कि विटामिन के उसको दिया जाता है, ये तो करेक्ट है, ए इसका करेक्ट है। आर रीजन क्या बताया जा रहा है, इट हेल्प प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस यूनिट, सेलेक्ट आंसर। देखिए विटामिन के किसी प्रकार का हेल्प नहीं करता है सेप्सिस, क्योंकि ये केवल क्लॉटिंग फैक्टर का वर्क करता है, जो कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की ब्लीडिंग ना हो या नोज ब्लीडिंग, ऐसा किसी प्रकार का ब्लड लॉस ना हो, तो इसलिए विटामिन के वहां पे बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि उसका क्लॉटिंग फैक्टर क्या रहता है, कम रहता है, उसका इम्यून सिस्टम कम रहता है, ताकि इसका जो रीजन बताया गया है, हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। तो विटामिन के किसी इन्फेक्शन में वर्क नहीं करता कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ना तो वो किसी प्रकार का एंटीबॉडीज की तरह वर्क करता है, वो केवल किसके लिए काम करता है, कोगुलेशन का वर्क करता है, क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में वर्क करता है। समझ में आया? तो विटामिन के का कोई सेप्सिस के रूप में कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने को नहीं मिलता। तो आर क्या होता है आपका, आर इज फॉल्स। आर क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ए तो ट्रू हो गया, ए तो सही बोल रहा है कि विटामिन क्या होता है आपका, प्री मैच्योर बेबी को दिया जाता है। वहीं पे हम बात करें आर को, तो आर क्या है आपका, यहाँ पे बोला जाता है कि विटामिन के हेल्प इन द कोगुलेशन फैक्टर। अगर ये दिया होता रीजन में तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया हेल्प इज द प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन। सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन, ध्यान रखिएगा, सेप्सिस यानी होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। ठीक है, कि वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन है, संक्रमण में हेल्प कर रहा है। असेप्सिस अगर होता है, यहाँ पे अगर ए जुड़ जाता तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो जाता, क्या हो जाता, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से मुक्त, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से अगर मुक्त होता है वो क्या कहलाता है, असेप्सिस। समझ में आया क्या कहलाएगा, असेप्सिस कहलाएगा। तो ए क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, आर क्या होता है इसका गलत आंसर हो गया। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेसेंटा इज इन प्लान इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट देन इज कॉल्ड। प्लेसेंटा अगर आपके लोअर यूट्राइन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले सेशन में भी रखा था और इस वाले में भी इसको ऐड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द हर पेपर में कहीं ना कहीं से गायनिक से ये उठाया गया क्वेश्चन है। कभी एब्रेप्सियो प्लेसेंटा पूछता है तो कभी प्लेसेंटा प्रीविया पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट देयर इज कॉल्ड। अगर प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर सेगमेंट में अगर अटैच होता है, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटा होता है, या तो फिर क्या होता है, कंप्लीट प्लेसेंटा डिटैचमेंट होता है। मतलब अगर कंप्लीटली डिटैचमेंट होगा या तो पार्सली रूप से होगा। कंप्लीट मतलब होता है जैसे मान लीजिए ये यूट्रस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूट्रस में अगर मान लीजिए प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच हो रहा है, लोअर लोअर मतलब नीचे वाले एरिया में, सर्विक्स वाले एरिया में अगर प्लेसेंटा आपका क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली रूप से प्लेसेंटा प्रीविया होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर यूट्रस के आपके हाफ पोर्शन में, मान लीजिए इस एरिया में, सर्विक्स के इस एरिया में, या आपके लेफ्ट या राइट मतलब राइट वाले एरिया में, पोस्टीरियर एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट में अगर प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब बोलते हैं हाफ पोर्शन, मतलब पूरी तरह से डिटैच नहीं रहेगा, कोई हाफ एरिया क्या रहेगा वहां पे डिटैच रहता है प्लेसेंटा, तो उसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। समझ में आया? और हमेशा ध्यान रखिएगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब यूट्रस के लोअर पार्ट में क्या होता है, प्लेसेंटा जाके अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो अर्ली डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इन द यूट्रस, मतलब 20 वीक की प्रेगनेंसी में, 20 वीक की प्रेगनेंसी में अगर मान लीजिए कि अगर प्लेसेंटा वहां पे जाकर यूट्रस में अटैच होता है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन देखना है, यहाँ पे होगा लोअर और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में होगा अर्ली डिटैचमेंट। अर्ली मतलब होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, आपका प्लेसेंटा जाके अटैच हो जाता है यूट्रस में। और इसमें क्या होता है, कभी कभी मदर्स को पता भी नहीं चलता है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में क्रिएट हुए। मतलब इसमें 3 टाइप्स का देखने को मिलता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। फर्स्ट अगर देखें तो रिवेल्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है, रिवेल्ड, ध्यान रखिएगा, रिवेल्ड। रिवेल्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहती है, तो मदर को पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको मालूम हो जाता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, रिवियल एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वहां पे सेकंड होता है कंसील्ड, क्या होता है, कंसील्ड, सेकंड इसका हो गया कंसील्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। कंसील्ड में, रिवियल में तो ब्लीडिंग होती है, कंसील्ड में क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हो गया मिक्स्ड, मिक्स्ड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। मिक्स्ड में क्या होता है,
कि कुछ ब्लीडिंग होती रहती है और कुछ वहीं पे रिमेनिंग पार्ट रहता है, ठीक है, कुछ क्लॉट रिमेनिंग रहता है यूट्रस के अंदर और ब्लीडिंग कुछ कुछ होती रहती है। तो ये क्या होता है आपका मिक्स्ड हो गया। तो सबसे अगर बोलना चाहिए कि अगर डेंजरस वाला होता है तो कंसील्ड होता है, क्योंकि उसमें तो पता ही नहीं चलता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। और फाइनली इसमें IUGR देखने को मिलता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब बच्चा IUGR होता है या तो फिर क्या हो जाता है स्टिल बर्थ होता है, ठीक है, बच्चे की या तो फिर डेथ हो जाती है। और ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है या तो बच्चा या तो फिर यूट्रस में ही उसकी डेथ हो जाएगी या तो आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ही जस्ट क्या होता है बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। समझ में आया? तो पेनफुल ब्लीडिंग होती है इसमें। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में क्या होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनफुल ब्लीडिंग नहीं होती है। और ज़्यादा खतरनाक क्या होता है आपका, डेंजरस अगर होता है तो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि डेंजरस कौन सा, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है लोअर डिटैचमेंट होता है। तो अगर लोअर में मान लीजिए अगर कोई ब्लीडिंग होती है या कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो इसमें क्या करता है बच्चा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है बच्चा सर्वाइव भी कर जाता है, लेकिन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं प्री क्लैम्सिया और इक्लैम्सिया। प्री क्लैम्सिया क्या होता है, प्री क्लैम्सिया ध्यान रखिएगा, जब ब्लड प्रेशर, दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन जब होता है, जब माँ को हाइपर टेंशन होता है, कब होता है, ड्यूरिंग 20 वीक की प्रेगनेंसी में। अगर मदर 20 वीक की प्रेगनेंसी है उसको और उस टाइम पे मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है, क्या BP जो है उसका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 होता है, वहीं पे जाके अगर ब्लड प्रेशर मान लीजिए मोर देन 150 160 अगर जा रहा है तो वो किस में जाती है मदर्स, हाइपर टेंशन में जाती है। तो हाइपर टेंशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, बॉडी पूरी एडिमेटस हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है। तो ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलता है, प्री एक्लैम्सिया में मिलता है। इक्लैम्सिया की बात क्या होती है, जब मान लीजिए कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है मदर्स को सीजर आना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि मदर्स को कहाँ पे अफेक्ट होता है, उसके ब्रेन सिस्टम में अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो मदर्स को क्या आता है वहाँ पे सीजर आना स्टार्ट हो जाता है, मदर को वहाँ पे इपिलिप्सी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मदर को अगर सीजर झटके आना शुरू हो जाते हैं, समझ ध्यान रखिएगा। और एक प्रकार का यह किसकी कंडीशन होती है, जब हाईली हाइपर टेंशन स्टार्ट होता है, हाईली ब्लड प्रेशर अगर मदर्स को होने लगता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये आफ्टर डिलीवरी ये क्या होती है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ में आया? तो प्री इक्लैम्सिया क्या होता है 20 वीक प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलता है, और इक्लैम्सिया क्या होता है आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्लेसेंटा प्रीविया। लोअर डिटैचमेंट जो होता है प्लेसेंटा का यूट्रस के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बर्जर डिसीज। बर्गर मत समझिएगा, ये आपका जो बर्जर डिसीज है, देखिए बर्गर डिसीज क्या होता है, बर्जर डिसीज क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोएंजाइटिस, एक्यूट वॉल्वुलर डिसऑर्डर, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि बर्जर डिसीज होता क्या है। बर्गर डिसीज क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है, उसमें अफेक्ट आता है और स्पेशली रूप से आर्म और लेग्स में पेन होता है। किस में पेन होता है, आर्म और लेग्स में, आर्म में और लेग्स में होगा, मतलब हाथों और पैरों में दर्द होगा इसमें, ठीक है। और थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस बोला जाता है इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए थ्रोम्बोएंजाइटिस, मतलब होता है ब्लड वेसल्स में डिफेक्ट आना, ब्लड वेसल्स स्पेशली रूप से आर्टरी और जो वेन होती है उसमें ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड क्या होते हैं, क्लॉट होते हैं, इससे सीवियर पेन होता है, ठीक है, सीवियर पेन होगा, पैरों में ऐठन होगी, ठीक है, हाथ में पेन होगा। तो उस डिसीज को बोला गया, उसका नाम बोला गया है बर्जर डिसीज। बर्जर साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए उनके नाम पर क्या पड़ा है, इसका बर्जर डिसीज बोला गया है। इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस। एंजाइटिस मतलब होता है ब्लड वेसल्स में डिफेक्ट, स्पेशली रूप से आर्म और लेग्स एरियाज में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। जो ब्लड होता है वो क्लॉट होने लगता है इस एरियाज में, तो पेन स्टार्ट होता है, सीवियर पेन होता है इसमें, ठीक है। तो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस बोला जाता है इसको। वहीं पे हम बात करें एक्यूट वॉल्वुलर डिसऑर्डर, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या होता है, आपके हार्ट एरियाज में क्या होगा, इन्फेक्शन होना, तो ये भी एक प्रकार का अलग डिसीज होगा। तो बर्जर डिसीज क्या होता है आपका, थ्रोम्बोएंजाइटिस कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है इसमें CSF फ्लूइड का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है, देखिए 1.009, 1.005, 1.001, 0.98। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? CSF फ्लूइड का कितना आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1.009 जो होता है, सॉरी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.005। ठीक है, CSF फ्लूइड का जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है आपकी 1.005 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, अगर यूरिन का भी पूछता तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1.005 से लेकर होता है 1.030। यूरिन का होता है 1.030, किसका होता है ये? यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। वहीं पे हम बात करें CSF फ्लूइड कहाँ से सीक्रेट होता है, तो CSF फ्लूइड कोरोइड प्लेक्सस के इपिंडाइमल सेल से होता है। किससे होता है आपका? इपिंडाइमल सेल से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, इपिंडाइमल सेल से सीक्रेट होने वाला जो फ्लूइड है वो CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। और यह कितना सीक्रेट होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है पर डे के हिसाब से तो होता है प्रोडक्शन कितना होगा? 500 से लेकर 700 ml तक प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिए कितना होता है? 500 से लेकर 700 ml तक इसका प्रोडक्शन होता है पर डे। क्या होता है? पर डे के अकॉर्डिंग होता है ये 500 से लेके 700 ml तक। लेकिन अगर नॉर्मल वैल्यू अगर इसका देखें, वॉल्यूम देखें तो कितना वैल्यू होता है इसका ब्रेन में, तो नॉर्मल होता है 90 से लेके आपका 200, 90 से लेके 200 ml के बीच में क्या होता है आपका CSF फ्लूइड नॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉर्मल अगर वैल्यू पूछा जाए कि नॉर्मल CSF फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मल उसका वैल्यू कितना होता है, तो होता है वॉल्यूम कितना होता है 90 से लेके 200। लेकिन प्रोड्यूस कितना होता है, बनता कितना है, तो आपका 500 से लेके 700 ml तक बनता है। ध्यान रखिएगा। और कहाँ से सीक्रेट होता है आपका? देखिए CSF फ्लूइड का वर्क क्या होता है, तो सबसे पहले CSF फ्लूइड क्या करता है? नरिश फॉर द ब्रेन को नरिशमेंट देता है। ठीक है, इसके साथ में ब्रेन में किसी प्रकार का प्रेशर ना पड़े तो उसको बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, प्रेशर स्पेशली रूप से मान लीजिए कि कभी आप अगर ब्रेन में किसी प्रकार से अगर धक्का आता है या किसी प्रकार से अगर कुछ भी डिफॉल्ट होता है तो वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये स्पेसिफिक वर्क होता है CSF फ्लूइड का। समझ में आया? तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोली गई कितना होता है, तो 1.005 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाटर दैट इज गुड इनफ टू ड्रिंक। कौन सा वाटर क्या होता है आपका ड्रिंक के लेवल, मतलब पानी पीने के योग्य होता है? कौन सा वाटर सबसे अच्छा माना जाता है? तो पोटेबल वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, एस्टिशियन वाटर। तो कौन सा वाटर पीने योग्य होता है? कौन से वाटर को पीने योग्य बोला जाता है गुड इनफ टू ड्रिंक के लिए? तो पोटेबल वाटर। कौन सा होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोटेबल वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर क्या होते हैं? ये पीने योग्य नहीं होते हैं। पोटेबल वाटर देखिए होते हैं, आप इनको फिल्ट्रेट करके मतलब पीने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो बोला गया है तो वो क्या होता है आपका पोटेबल वाटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, use Glasgow coma scale, what score is given to patient by eye opening to verbal command। आपको सभी को मालूम है ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल में हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के हम ग्लासगो कोमा, और ग्लासगो नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। किसने दिया था? ग्लासगो साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है आपका ग्लासगो कोमा स्केल इसको बोला जाता है। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है स्कोरिंग चेक करने के लिए दिया जाता है। इसमें स्पेशली रूप से क्या क्या चेक करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। ध्यान रखिए किसको चेक करते हैं? पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में तो नहीं है, या चेतन की अवस्था में है कि नहीं है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। इसमें पेशेंट में क्या चेक करते हैं? तो ईवीएम चेक किया जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। क्या क्या चेक करते हैं हम? ईवीएम देखते हैं। ईवीएम क्या होता है आपका? आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। वहीं पे हम बात करें आई रिस्पॉन्स, इसका नॉर्मल स्कोर कितना होता है? तो इसका नॉर्मल स्कोर होता है आपका 9 से लेकर 15 या 13 to 15 आप बोल सकते हो। नॉर्मल जो स्कोर होता है 13 to 15 होता है। वहीं पे बात करें हम ईवीएम में अलग अलग होता है। आई रिस्पॉन्स के लिए हम देते हैं नंबर 4, वर्बल के लिए देते हैं 5 और मोटर रिस्पॉन्स के लिए देते हैं 6। आई मतलब होता है आई ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वर्बल मतलब पेशेंट बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मोटर मतलब पेशेंट मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉडी उसकी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इतना स्कोरिंग दी जाती है ग्लासगो कोमा स्कोर में। तो नॉर्मल अगर पूछा जाए तो होता है
13 to 15, ठीक है। वहीं पे हम बात करें माइल्ड में, तो माइल्ड में होता है 9 to 10 होता है आपका, और सीवियर होता है आपका पेशेंट कोमा की कंडीशन में चला जाता है आपका 0 से लेके 3। अगर 3 स्कोरिंग आ रही है, ठीक है, 3 to 5 स्कोरिंग अगर आती है, अगर बिलो 5 जाता है, 3 स्कोरिंग अगर आता है, तो किस में जाता है पेशेंट? कोमा में चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं रहता है, वो किस कंडीशन में चला जाता है? कोमा की कंडीशन में चला जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल, जब आप ग्लासगो कोमा स्केल का किसका यूज करते हो? जब आप मान लीजिए आवाज देते हो आप पेशेंट आई ओपनिंग टू वर्बल कमांड। वर्बल कमांड मतलब बोलने पर जब अगर वो आई अपना खोलता है, ठीक है, आई ओपन कर रहा है पेशेंट। वर्बली मतलब जब अगर आप बोलते हो तो उस कंडीशन पे अगर आई ओपन कर रहा है पेशेंट, तो उसको हम कितना स्कोरिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर पेशेंट को बुला रहे हो और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपनी आंखों को खोलकर वो देखता है, तो मतलब पेशेंट को सुनाई तो दे रहा है। तो इस तरह से अगर केवल वो आई ओपन कर रहा है तो उसको स्कोरिंग होगी कितना? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। कितनी स्कोरिंग हम देंगे? 3 देंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। समझ में आया? ठीक है। बोलने पर, आवाज देने पर अगर पेशेंट बोलता है, अगर आप उसको बोलते हो, ठीक है, इसके बाद आंखें वो खोलता है, आवाज देने पर अगर वो खोल रहा है, वर्बल कमांड मतलब वर्बली अगर आप बातचीत कर रहे हो उसके बाद वो आंखें ओपन कर रहा है, तो उसमें हम स्कोरिंग देंगे 3। समझ में आया? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस, रिक्वायर्ड टोटल केयर प्रेयर टू प्रोवाइडिंग केयर, द नर्स शुड असिस्ट फॉर विच फॉलोइंग। इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, रिक्वायर्ड टोटल केयर प्रेयर प्रोवाइडिंग ओरल केयर, और नर्स क्या कर रही है? उसको ओरल केयर प्रोवाइड कर रही है। पेशेंट्स को ओरल केयर मतलब माउथ केयर, ओरल केयर मतलब होता है माउथ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो असिस्ट विच फॉलोइंग, क्या असिस्ट करना है? तो प्रेजेंस ऑफ पेन, कंडीशन ऑफ स्किन, या गैग रिफ्लेक्स, या रेंज ऑफ मोशन, क्या चेक करना है? मान लीजिए कोई पेशेंट्स है, वो अनकॉन्शियस कंडीशन पे है, पेशेंट मतलब चेतन अवस्था में नहीं है, पेशेंट बेहोश की कंडीशन पे है, और उस कंडीशन पर क्या कर रही है? जो नर्स है वहां पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है। तो उसको क्या देखना है, क्या चेक करना है उस कंडीशन पर? प्रेजेंस ऑफ पेन देखना है क्या? कंडीशन ऑफ स्किन देखना है, कि गैग रिफ्लेक्स देखना है, कि रेंज ऑफ मोशन देखना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गैग रिफ्लेक्स देखना है। देखिए क्यों देखना है गैग रिफ्लेक्स? अगर आप ओरल केयर देते हो तो आपको ये भी देखना है कि पेशेंट किसी प्रकार का फ्लूइड इनहेल ना करने पाए या एस्पिरेट ना करने पाए। अगर पेशेंट एस्पिरेट कर गया तो उसके लंग्स में चला जाएगा फ्लूइड, और इसमें तुरंत ही पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे अगर हमको क्या देखना है? सबसे पहले गैग रिफ्लेक्स, उसका गैग जो माउथ गैग होता है, समझिए ये पेशेंट का क्या हो गया? नेक हो गया, गला हो गया, और इस गैग का रिफ्लेक्शन चेक करते रहना है कि मतलब प्रॉपर तरीके से एयरवे क्लियर है कि नहीं है, लंग्स में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, फ्लूइड तो एस्पिरेट नहीं कर रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ओरल केयर अगर आप दे रहे हो, ओरल केयर देने के टाइम पे आप देख रहे हो कि आप उसको माउथ वॉश करवाते हो, ब्रशिंग करवाते हो, उस कंडीशन पे आपको देखना है कि पेशेंट किसी भी प्रकार का मुंह के अंदर उसमें किसी प्रकार का फ्लूइड एस्पिरेट ना हो जाए। एस्पिरेट करने में क्या हो जाएगा? वो फ्लूइड अगर अंदर जाता है तो वो क्या होगा? पूरा जो आपका माउथ है, जो मतलब नेक है, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, और ऑक्सीजन पास ही नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो गैग रिफ्लेक्स आपको देखना है, इसको चेक करना है। प्रेजेंस ऑफ पेन नहीं, अनकॉन्शियस की कंडीशन में पेन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी क्या है? आपका अनकॉन्शियस कंडीशन पे है। स्किन की कंडीशन आपको उस समय पे नहीं देखना है, स्पेशली रूप से अगर आप ओरल केयर देते हो तो उस टाइम पे आपको स्किन नहीं देखना है। आप उसके बाद भी देख सकते हो कि मान लीजिए कि पेशेंट को बेड सोर की प्रॉब्लम ना हो, अल्सर ना हो, उसको प्रेशर सोर ना होने पाए, तो कंडीशन की स्किन की कंडीशन आप बाद में देख सकते हो। जब आप ओरल केयर दे दो उसके बाद आप उसको देख सकते हो। फिर रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट का मोशन कब देखना है? पेशेंट का जब पोजीशन चेंज करते हैं तो हमको रेंज ऑफ मोशन उसका देखना होता है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अभी आप केवल क्या कर रहे हो? आपका जो वर्क है, आप अभी ओरल केयर दे रहे हो, तो सबसे पहला काम जो होता है असिस्ट करने का, वो होता है गैग रिफ्लेक्स का। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which equipment used for calculation of amount of bleaching powder needed for the purification of water? कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरिफिकेशन में, वाटर को क्लीन करने के लिए जब आप ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज करते हो, उस कैलकुलेशन को, उस इक्विपमेंट को कौन सा नाम दिया गया है? ठीक है, उसका क्या नाम है? तो पैश्योर चैम्बरलैंड फिल्टर, बर्कफेल्ड फिल्टर, या कैटाइडिन फिल्टर, या हॉरोक्स ऑपरेटस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसको क्या बोला जाता है जब वाटर को क्लीन किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से? तो इसका, इस ऑपरेटस का नाम क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी,
होरोक्स ऑपरेटस, इसका नाम क्या होता है? होरोक्स ऑपरेटस। इस ऑपरेटस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस इक्विपमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से हम क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, वाटर को क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है हमारा? होरोक्स ऑपरेटस। इसको हम क्या बोलेंगे? होरोक्स ऑपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Sunken fontanel in an infant is sign of, sunken fontanel, देखिए क्या लिखा है, sunken fontanel in an infant is sign of which of the following? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। अब आपको इसमें बताना है, सबसे पहले आपको समझना होगा संकेन क्या होता है। संकेन क्या होता है? संकेन मतलब होता है ड्राइनेस। क्या होता है? ड्राइनेस। और फॉन्टेनल मतलब होता है जब बच्चे में जो फॉन्टेनल्स होते हैं, फॉन्टेनल आपको मालूम होगा एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जो आपको मैंने पढ़ाया था इसके पहले। फॉन्टेनल मतलब क्या होता है? जो स्यूचर्स के बीच में पाया जाता है। सभी को मालूम है स्यूचर्स के बीच में जो गैप होता है, हमने आपको पढ़ाया था। इस तरह से कुछ बेबी का हेड होता है, उसमें हमने आपको फॉन्टेनल पढ़ाया था, जिसमें से आप देखिए इस तरह से जो फॉन्टेनल आपका बनता है, ये इस तरह से आपका जो ब्रिग्मा शेप में आपका फॉन्टेनल बनता है। और एक होता है आपका लैम्डा, जिसको हम इसको बोलते हैं लैम्डा, ये होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये लैम्डा हो गया। और ये होता है आपका ब्रिग्मा, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, ब्रिग्मा। ये क्या होता है आपका? ब्रिग्मा शेप में होता है। इसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर, आगे वाला एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, और ये होता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो एंटीरियर फॉन्टेनल का क्लोज होने का जो टाइम होता है सभी, और ये देखिए स्यूचर्स हो गए, ये जो लाइन है क्या, ये फ्रंटल स्यूचर्स हो गया आपका, ये सजाइटल स्यूचर्स हो गया, ये कोरोनल स्यूचर्स हो गया आपका, जिसमें पैराइटल और फ्रंटल स्यूचर्स मिलते हैं, टेम्पोरल हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका होता है लैम्डोइडल स्यूचर्स हो गया। तो स्यूचर्स मतलब होता है जब दो बोन आपस में मिलती हैं, फ्यूज होती हैं आपस में, जब दो बोन मिलती हैं, जब कोई भी बोन मिलकर फ्यूज होके क्या करती हैं, वहाँ पे क्या बनाती हैं, फॉन्टेनल बनाती हैं। स्यूचर्स के बीच में पाए जाने वाला जो गैप होता है, देखिए यहाँ से भी एक आ गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो चार लाइनें यहाँ पे आ गई, चार बोन्स आती हैं, और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, बड़ा सा गैप बन गया, होल बन गया, उसको बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल। तो इस स्यूचर के बीच में पाए जाने वाला जो गैप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉन्टेनल। और फॉन्टेनल क्या होता है? संकन फॉन्टेनल क्या होता है? जब फॉन्टेनल अंदर की ओर क्या होता है, दब जाता है। दबना मतलब आप अगर प्रेशर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे संकन फॉन्टेनल। क्या बोलेंगे? संकन। तो संकन फॉन्टेनल कब दिखता है? इन इन्फेंट साइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूछा जा रहा है, क्या डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है, टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलता है, कि डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन संकेन वर्ड अगर कहीं पे भी आता है, ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी की वजह से, मतलब इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, मतलब वाटर की कमी की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कहाँ पे देखने को मिल रही है? फॉन्टेनल में देखने को मिल रही है। तो इनफैक्ट इस साइन इन संकेन फॉन्टेनल डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। डाउन सिंड्रोम की वहीं पे बात करें, टर्नर सिंड्रोम, तो 21 जो ट्राइसोमी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 21 प्रकार का क्या होता है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम का अगर दूसरा नाम होता है, क्या होता है आपका? डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होगा? 21 क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, जिसको ट्राइसोमी बोलते हैं। 21 क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है। इसके बाद आपका पटाउ सिंड्रोम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया। इसमें ये सारी जो जितने भी ये सिंड्रोम है आपके, वो क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से ये सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, और इस तरह में क्या होता है, बच्चे में डिफेक्ट देखने को मिलता है। हाइड्रोसिफेलस की बात करें तो हाइड्रोसिफेलस मतलब होता है इनलार्जमेंट या बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल। बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल मतलब होता है कि आपका जो फॉन्टेनल्स होता है, बल्जिंग मतलब ओवर आउट हो जाना, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस मतलब होता है ब्रेन में वाटर का कलेक्शन होना। बल्जिंग मतलब उसका जो साइज है, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रेन हो गया, ठीक है, आपका ये ब्रेन हो गया, और इस तरह से जो आगे आगे की ओर ये ब्रेन आगे की ओर निकल जाता है, वो क्या होता है? बल्जिंग। मतलब कैप्सिकम बोला चाहिए, कैप्सिकम जो आपका ये निकलता है ब्रेन आगे की ओर,
कैप्सिकम जो ऑक्सीपिटम होता है आपका, ये ब्रेन जो होता है, वल्जिंग मतलब समझिए कि बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है, ये पोर्शन ब्रेन का क्या होगा बाहर। और इसमें ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, तो हाइड्रोसिफेलस वाले बच्चे में देखने को मिलती है, जब हाइड्रो यानी क्या होता है, वाटर, पानी का प्रेजेंट होना, वाटर का प्रेजेंट होना, एक्सेस अमाउंट ऑफ CSF फ्लूइड क्या होता है, कलेक्ट होता है ब्रेन में, तो वो क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन होती है। समझ में आया? तो इसका संकेन फॉन्टलाइन इन्फेंट का जो सिम्टम है वो किसमें देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा, और जिस तरह से मान लीजिए अगर बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमको इसमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और जितना भी अगर जो भी क्वेश्चन अगर मैं आपको इस समय पे बता रही हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, देखिए गायनिक के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बेस में जो स्पेसिफिक रूप से जो एग्जाम में कंटिन्यूएशन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैं प्लेसेंटा प्रीविया ब्रेप्सियो प्लेसेंटा बार बार हर सेशन में रख रही हूँ, हर तीसरे सेशन में ये बार बार क्वेश्चन में रख रही हूँ। और इसका रीजन है रखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। बात वहीं पे करें बच्चों को जिनको गायनिक सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है, मैं हर सेशन में सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को बताएं, ताकि जो थ्योरी क्लास में बना के अभी यूट्यूब चैनल में डाल रही हूँ, बच्चे उससे थोड़ा सा कोऑपरेट करें, उसमें देखें अगर उनको थ्योरी में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल बेस में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी थ्योरी वीक होगी, ध्यान रखिएगा, अगर किसी सब्जेक्ट की थ्योरी वीक होगी तो आपको थोड़ा सा टफ होगा आंसर देने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थ्योरी मालूम होगी तो उसमें से आपको क्या होगा, उसका आंसर इजीली आपको मिल सकता है। तो आप सर से थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा। हमने अपने यूट्यूब चैनल में आप ये थ्योरी बेस में ओबीजी के जो सब्जेक्ट है उसमें से क्यूबी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, और उसमें डीप में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उनको बार बार इसमें रिपीट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपने हर सेशन में हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जिस क्वेश्चन में जिसको प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों का कहना था कि यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन करें, तो देखिए कोई भी किसी भी मतलब पेपर का जब आप प्रिपरेशन करते हो, कोई भी एग्जाम देने के लिए आप अगर तैयारी करते हो, ये आपको नहीं देखना है कि ये यूपीपीएससी में पूछा जाएगा, कि ये सीएचओ में पूछा जाएगा, या तो फिर ये स्टेट नर्सिंग ऑफिसर में पूछा जाएगा। आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको हायर लेवल का चलना है। मैं जितने भी क्वेश्चन, अगर ये सारे एम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो भी क्वेश्चन रख रही हूँ ये एम्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर अच्छे से अगर आप सॉल्व करते हो, अच्छे से अगर क्लियर आउट करते हो, हर एक क्वेश्चन का अगर आपको नहीं मालूम हो पा रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको कमेंट्स करके बता सकते हो कि मैडम मुझे इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि बच्चों का कमेंट्स केवल इसके लिए नहीं होना चाहिए कि आप केवल बताओ कि मतलब इस तरह से बताओ कि मैडम इस क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह से कमेंट्स तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। एक बच्चे का कमेंट्स आया था, शायद किसी क्वेश्चन में था, तो मैं उसको दोबारा भी रिपीट करूंगी कि मतलब अगर ऐसे अगर बच्चे अगर रिस्पॉन्स करते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका अटेंशन स्टडी के लिए है, ठीक है। अब फालतू का कमेंट्स करने का, फालतू का इधर उधर की बातें कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं होगा वहां पे आपको। आप अगर अच्छी चीजें अगर सीखना चाहते हो, अगर हर जगह से अच्छी चीजें अगर गेन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसमें लास्ट में इसलिए इसके बारे में बोला ताकि बच्चों को अच्छा सा अच्छा एजुकेशन और अच्छा सा अच्छा जो भी थ्योरेटिकल बेस हो, या तो फिर या आपका क्यूबी बेस में हो, या तो आपका एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन हो इजिली, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में मैंने अभी बताया, तो मैं कल आने वाले सेशन में ग्लासगो कोमा स्केल से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन रखूंगी ताकि आप उसमें से आंसर थोड़ा सा कमेंट्स करिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे रखूंगी कि जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको फिर नेक्स्ट सेशन में आपको उसका आंसर देना होगा। इसलिए ग्लासगो कोमा स्केल सब लोग इसके बाद वाले सेशन में अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं 20-20 से बना के कल के सेशन में रखने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं रखूंगी, तो आप ताकि उसका आंसर कमेंट्स करके बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या उनका डाउट है अगर किसी भी टॉपिक में, तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। चलिए धन्यवाद, आज का सेशन इतना ही, ठीक है।